काइनेटिक एनर्जी डन डन। तो शुरू करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम, जैसा कि मैंने कहा था कि एडवांस का क्वेश्चन कुछ आने वाला है, तो आज से मैं जो भी चैप्टर हो रहा है रेगुलरली, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने ख़त्म किया है रैपिड रिवीजन वाला सीरीज़ में, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एडवांस का क्वेश्चन वहाँ पे मैंने टच नहीं किया था, नीट और मेंस का क्वेश्चन कराया था। तो एडवांस वाला क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का भी आएगा, अलग से आएगा। 4-5 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, वो क्वेश्चन चैनल पे जाके देखने को मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। और अभी वर्क एनर्जी पावर ख़त्म होते होते ही वर्क एनर्जी पावर का भी एडवांस का क्वेश्चन जो भी होगा वो आ जाएगा। मान लीजिए कि एक मास है m, इस पे कोई एक्सीलरेशन है a और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो लेट्स एज्यूम कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट्स एज्यूम दिस इज dx। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या करना है कि वर्क के साथ एनर्जी का रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए dw इज इक्वल टू क्या होता है f डॉट dx, मतलब कि ये वाला जो छोटा सा मास है ये अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो इसका कुछ वर्क डन होता है। तो वो वर्क डन क्या है, dw इज इक्वल टू f डॉट dx। अब f की जगह में क्या लिखेंगे, a में dx लिख सकता हूँ। अब a को कैसे लिख सकता हूँ, a को लिख सकता हूँ m v dv बाई dx, क्योंकि हम लोग पढ़े थे मोशन इन 1D में। मोशन इन 1D में ये चीज़ मैंने कराया था कि a के जगह में v dv बाई dx लिखा जा सकता है, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू m v dv, dx dx कैंसिल होगा। अब dw का अगर इंटीग्रेशन करूँ तो w मास तो बाहर जाएगा, इसके इंटीग्रेशन में अलग से दिखा देता हूँ v dv। v dv का इंटीग्रेशन कैसे होता है, देखो v dv का इंटीग्रेशन होगा m के जगह में m, ये v का पावर 1 है तो 1 से बढ़ के 2 और नीचे भी 2, तो v स्क्वायर बाई 2, सो m v स्क्वायर बाई 2। अब इस पे क्या करना है, इस पे हम लोगों को लिमिट पुट करना है इनिशियल से फाइनल। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा ये वाले पोजीशन पे, जहाँ इनिशियल 0 था, यानी जब स्टार्ट कर रहा है तब उसका अगर वेलोसिटी u होगा और जब ख़त्म कर रहा है तब उसका वेलोसिटी v होगा। तो कैसे लिख सकते हो, 0 से w यानी w माइनस 0, और यहाँ पे लिख सकते हो m v स्क्वायर बाई 2 माइनस m u स्क्वायर बाई 2। ये वाला बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कभी कभार पूछा जाता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, CBSE ISC वेस्ट बंगाल बोर्ड, किसी भी बोर्ड में आ सकता है। w नेट इज इक्वल टू क्या आ रहा है फिर, m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज डेल्टा के ई। w नेट इज इक्वल टू लिख सकते हो डेल्टा के ई, यानी वर्क डन इज इक्वल टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डन। अब एक मेंस का ही क्वेश्चन करते हैं, इजी सा क्वेश्चन। एक सेकेंड, मेंस नहीं एडवांस का क्वेश्चन करते हैं 2000 IIT JEE का, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है कि एक लाइन पे सॉल्व हो जाएगा। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन ये है कि अच्छा वर्क डन ऐसे भी आ सकता है, इसको एक बार ये लिख लो कि ये वाला लिख लो कि फोर्स एफ कर्व एरिया और फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया से भी क्या निकल सकता है, वर्क डन। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि वर्क डन का वैल्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया से भी वर्क डन आ सकता है। तो IIT JEE 2000 का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद ये मेंस में पूछा जाए तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। एक ऐसा ग्राफ है, ग्राफ में इधर की तरफ फोर्स है न्यूटन में, और ये 4 न्यूटन है, और नीचे ये वाला 3 सेकेंड और ये वाला 4.5 सेकेंड। थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, 4.5 सेकेंड, ठीक है। अब फोर्स कैसे आ रहा है, यहाँ से चल के इधर तक जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अगर ऐसे जा रहा है तो
और कुछ नहीं दिया हुआ है, बस 0 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, 4.5 सेकेंड। तो फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स और किसका ग्राफ दिया हुआ है, टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। सो यू नीड टू फाइंड आउट मास भी दिया हुआ है 2 kg, मास कितना है 2 kg। यू नीड टू फाइंड आउट फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यू नीड टू फाइंड आउट फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 4.5 सेकेंड। अब ये चीज़ कैसे आएगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी 0, ये भी दिया हुआ है, ये भी गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी 0। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एटी ग्राफ का एरिया से क्या निकलता है बोलो, एटी ग्राफ के एरिया से चेंज इन वेलोसिटी निकलता है, ठीक है, इतना आसान है, चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर एटी ग्राफ का एरिया, यहाँ से एफ टी ग्राफ का एरिया तो निकाल सकते हो, एफ टी ग्राफ का एरिया से एरिया को अगर मास से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, एटी ग्राफ का एरिया आ जाएगा, है कि नहीं, एटी ग्राफ का एरिया आ जाएगा फिर। तो एफ टी ग्राफ का एरिया कितना होता है बोलो, इसका एरिया निकालो। अच्छा, ये 4 सेकेंड, अगर 3 सेकेंड में 4 न्यूटन था, 3 से 4.5 सेकेंड कितना है, ये 1.5 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में अगर 4 न्यूटन था तो 1.5 सेकेंड में कितना न्यूटन होगा, 2 न्यूटन। तो ये 0 से कितना तक आया होगा, -2 तक आया होगा, है ना। इसका एरिया निकालो फिर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकालो जल्दी से। हाफ इंटू 4 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 1.5, 2 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 माइनस 1.5 आ रहा है सबका 4.5, पर इसका मास से डिवाइड करना होगा फिर इसको, ठीक है। ये एफ टी ग्राफ का एरिया आ रहा है, इसको मास से डिवाइड करना होगा। मास कितना था बोलो, मास से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ पहले ही, एक सेकेंड, मास से डिवाइड नहीं किया था, तो इसको मास से डिवाइड करो तो मास कितना है, मास से 2 kg, तो कितना आ रहा है 4.5/2 आ रहा है सबका, हाँ आ गया सबका, ये आ गया एफ टी ग्राफ बाई मास, दैट इज़ व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अगर ए टी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है तो एफ टी ग्राफ का एरिया बाई मास मतलब वो क्या देगा, वो भी चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v इज इक्वल टू इतना आया। अब काइनेटिक एनर्जी आ ही जाएगा, हाफ mv²। आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है आंसर, आंसर बोलो एक बार, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है एडवांस, 5.06 ऐसा कुछ आएगा, हाँ आ रहा है 5.06 आ रहा है। तो हाफ mv² कर दो, हाफ mv², हाफ तो पता ही है, m का वैल्यू भी गिवन है, v² डाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। आसान सा ही क्वेश्चन था, बस एडवांस सुन के डरना नहीं है। और एक एडवांस का क्वेश्चन है, जो मैजिकल फोर्स पे है, मैजिकल फोर्स में बाद में कराऊंगा एक दिन, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ एक बार। ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है, 2014 यानी कि जिस साल मैंने पास किया था शायद उसी साल का क्वेश्चन है। तो मैंने 12 जिस साल दिया था शायद उसी साल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90, सॉरी क्वेश्चन नंबर जेई एडवांस 2014, जेई एडीवी। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, पहले सोचो, इसको भूल जाओ, ये तो बस व्यूज़ के लिए लिखा जाता है। राइट डाउन, कंसीडर एन इलिप्टिकली शेप्ड रेल, इलिप्टिकली शेप्ड रेल PQ, फिगर भी मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे, PQ इन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन मतलब ऐसा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। वर्टिकल प्लेन मतलब ये बोर्ड वाला प्लेन, हॉरिजॉन्टल होता तो ये नीचे वाला प्लेन होता, वर्टिकल मतलब यहाँ से बोर्ड में, बोर्ड के सरफेस में ऐसे जा रहे हैं मान लो। इलिप्टिकल कोई सरफेस है, ठीक है, जहाँ पे गिवन है दिस वन इज़ 4 मीटर, दिस वन इज़ 3 मीटर, ठीक है, ओके। और ये 90 डिग्री भी है, तो ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, तो ये कितना आएगा, सीधा सीधा 5 आएगा, ठीक है। सो अ फोर्स इज गिवन टू
A force is given as 18 Newton, which is always parallel to the line PQ. क्वेश्चन लिख लो, मैं समझाता हूँ फिर. Assuming there is no frictional loss, find out the final kinetic energy. Assuming there is no frictional loss, find out the final kinetic energy. Okay. तो ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं. अच्छा, मास गिवन है 1 kg, तो कैसे बनाएं? देखो, इसमें तो पहले कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है. फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, नेगलेक्ट फ्रिक्शन बोल दिया, तो ग्रेविटी काम कर रहा है और एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है. ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा? डेल्टा के ई. अब फ्रिक्शन फोर्स, अब ग्रेविटी देखो, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करता है ना, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड की तरफ काम करेगा. कितना? एम जी यानी 10. और ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो? 4. तो इन वाई डायरेक्शन अगर ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या लिख सकते हो? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू एम, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट, कॉस का वैल्यू कितना? 180 लिख सकते हो, है कि नहीं? क्यों कॉस 180? क्योंकि देखो, बॉडी पे फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो 10 × 4 cos 180 ये आया. प्लस अब 80 न्यूटन वाला कैसे काम कर रहे हैं? हमेशा इसका पैरेलल, तो पैरेलल मतलब 80 न्यूटन इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा है ना. मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा सा. 80 न्यूटन हमेशा इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा है. अगर यहाँ से यहाँ तक लेके गया, तो अगर 80 न्यूटन ऐसे काम कर रहा है और 5 मीटर भी ऐसे ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री. सो 18 × 5 cos 0 इज इक्वल टू कितना? डेल्टा के ई. इनिशियल तो 0 था काइनेटिक एनर्जी. सो फाइनल तुमको फाइंड आउट करना है. निकाल लो यहाँ से डेल्टा की 50 आ रहा है कि नहीं, देख लो एक बार वैल्यू. इतना आसान है. तो बस इसको डेल्टा के ही लिख दो. कितना? इधर -40, इधर 90 आ रहा है, तो 50 जूल लिख दो बस. काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है? 50 जूल. ठीक है, आसानी है. अब तो एडवांस का क्वेश्चन सुनते घबराना नहीं है, आसान है. मैं और एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, वो भी एडवांस का ही क्वेश्चन है. थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि पुराना वाला एडवांस का क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है. तो जेई 2009 का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ. ठीक है, नया वाला एडवांस का क्वेश्चन ले अलग से सेशन में ले लूँगा. पहले मेंस का क्लियर हो जाए, फिर एडवांस पे चलेंगे धीरे धीरे. M1, ठीक, ये वाला M1 है, सॉरी M है, वो M1 तो नहीं है पर M है. एक सेकेंड, M, और इसके साथ ही और एक भी झूला झूल रहा है, वो 2M है. ठीक है, अब क्वेश्चन है कि उन लोगों का मास भी दिया हुआ है. M का वैल्यू 0.36 kg, दैट इज गिवन. M 0.36 kg. अगर तुम लोग 20 साल पहले जन्म लिए होते तो इतना आसान क्वेश्चन करने को मिलता एडवांस में, तो एडवांस में सब कुछ क्रैक हो जाता. पर यह भी बात है कि तब उतना रिसोर्सेज नहीं था, इतना अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स भी नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं था, बुक नहीं होते थे, डाउट सॉल्व करने का या तो डाउट नॉट टॉपर ये सब भी नहीं होता था. तो टेकिंग, तो अभी तो रिसोर्सेज ज़्यादा है. हम लोग, मैं एक मैथ टीचर के पास पढ़ने जाता था, कुछ क्वेश्चन मान लो कि नहीं हो रहा है या सर से भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो 2 3 4 बुक ढूंढो एक डाउट करने के लिए. मान लो कि कभी कभार हो जाता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता था. तो अभी तो सिचुएशन थोड़ा सा फेवर में है. अब जी का वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है. फाइंड आउट द वर्क डन by the string on the block of mass m. Find out the work done by the string on the block of mass m after it released from rest. एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, find out the work done on the mass m after 1 second of releasing.
आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ रिलीजिंग। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो है कि टोटल वर्क डन जो भी होता है, इंटरनल फोर्स, चाहे वो टेंशन हो चाहे वो नॉर्मल हो, कुछ भी हो, वर्क डन, टोटल नेट वर्क डन 0 होता है हमेशा। पर एक कोई बॉडी में बोला जाए तो इंटरनल फोर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। इंटरनल फोर्स मतलब जैसे कि टेंशन हो गया, जैसे कि ग्रेविटी हो गया, ये सब के लिए नेट वर्क डन 0 होता है। ग्रेविटी नहीं, टेंशन नॉर्मल, इसके लिए। ग्रेविटी के लिए तो वर्क डन होता है ऐसे। तो टेंशन नॉर्मल ये सब के लिए नेट वर्क डन सिस्टम पे 0 होता है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम पे नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया किस पे, ये वाले मास पे, है ना। तो ये वाले मास पे ये अगर 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड के लिए डिस्प्लेस होगा तब मेरे को नेट वर्क डन निकालना है। तो निकालो, पहले तो एक्सेलरेशन निकालो। कितना आएगा बोला एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बाई टोटल मास, 2mg माइनस mg। टोटल मास कितना है 2m/m यानी 3m। कितना रहे g/3 में सीधा सीधा लिख रहा हूँ 10/3। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन आ गया फिर तुमको निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। यू तो नहीं थे, यू तो नहीं था, हाफ हाफ, एक के जगह में क्या आएगा 10/3 आएगा। टी कितना है, टाइम गिवन है 1 सेकेंड ना, तो 1 स्क्वायर कितना आ रहा है बोलो 5/3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन पे होगा, इसी डायरेक्शन पे। अब इस पर टेंशन कौन सा डायरेक्शन पे लगता है, इसी डायरेक्शन पे लगता है। टेंशन का फॉर्मूला सीधा सीधा तुम लिख सकते हो 2m1 m2g/3 2m1 m2g/m1 प्लस m2। या फिर अगर ये नहीं करना है तो टेंशन निकाल लो, इधर m है, यहाँ भी। ये सब क्वेश्चन मेंस के लिए सही है। अभी तो ये एडवांस में नहीं आते, लेकिन मेंस के लिए आ सकता है। t माइनस एम जी इजिकल टू कितना आएगा m है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो t इजिकल टू m इंटू जी प्लस है। न्यूटन लॉस ऑफ मोशन ठीक से कर लेना है, उसका वीडियो में अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो वो डालता रहूँगा, वो भी रिवीजन कर लो एक बार। तो g 10 प्लस 10/3 कितना आएगा बोलो 10 प्लस 10/3। तो m तो मैं बाद में पुट करूँगा, कितना रहे 40/3 आ रहा है ना, बस 40/3 डालो इधर। कितना वर्क डन W इज इक्वल टू टेंशन S cos 0। टेंशन के जगह में क्या डालना है, टेंशन के जगह में डालना है कितना कितना निकल रहा है m इंटू 40/3, m इंटू 40/3। डिस्प्लेसमेंट कितना 5/3, हट जा रहा हूँ एक सेकेंड, cos 0 1। अब cos 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि टेंशन पे अपवर्ड है, बॉडी अपवर्ड ही जा रहा है ना। छोटे वाले मास के लिए, बड़े वाला मास के लिए टेंशन अपवर्ड होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो तब cos 180 आ जाता। लेकिन यहाँ छोटे वाला मास के लिए बोला तो छोटा वाला मास के लिए तो 0 डिग्री आ रहा है, तो 0 डिग्री पुट कर दो। ओके, तो अब मास का वैल्यू कितना 0.36 कर दो पुट, 0.36 मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ 0.36। तो 3 3 सा 9 कितना रहा है 0.04, 0.04 इंटू 5 इंटू 40 कितना रहा वैल्यू अल्टीमेट 8 आ रहा है। हाँ 8 आंसर है। अब देखो 8 जूल, आसानी है, 2009 का क्वेश्चन था। अच्छा और एक बनाया जाए, ये तो कांस्टेंट पावर वाला क्वेश्चन है, और एक बनाता हूँ, एक सेकेंड। थोड़ा मेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है कि m इज इक्वल टू 10⁻। मैकेनिक्स में क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट इतना छोटा सा है, पर क्वेश्चन उससे कई तरह का आ सकता है और वो डिफ़िकल्ट भी होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है देयर इज मास m इज इक्वल टू 10⁻² kg। ये मेन 2017 का क्वेश्चन है, उसके बाद वाला क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा, पर ये वाला क्वेश्चन है नहीं PDF में, मैथन को में नहीं है, तो ये सब मैं लिख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। m इज इक्वल टू 10⁻² kg मूविंग इन ए मीडियम एंड एक्सपीरियंसेस ए फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू -kv²। okay, its initial speed given है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके,
एनर्जी ऑल्सो गिवन 1/8 ओके आफ्टर 10 सेकेंड, टाइम भी गिवन है। आफ्टर 10 सेकेंड इसका एनर्जी कितना है, इतना काइनेटिक एनर्जी है बस, बाकी कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। मैं क्वेश्चन और एक बार बता रहा हूँ, देखो देयर इज ए मास गिवन एंड देयर इज ए फोर्स ऑल्सो गिवन। इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। अब फोर्स देखो माइनस है, माइनस से तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, उसका वेलोसिटी घटते जाएगा, घटते घटते कितना है 1/8 mv0 का स्क्वायर, मतलब कि जो भी पहले था उसका 1/8 टाइम्स हो जाता है। कितने सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद। सो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। वही सेम फार्मूला डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा के ई। करो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा। डब्ल्यू नेट में क्या करना है, थोड़ा सा देख के करना है कि डब्ल्यू नेट क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर बनाओ, नहीं होता तो मैं बोलता हूँ फिर। तो ये वाला क्वेश्चन पे कैसे बनाते हैं, एम इंटू ए इज इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस के वी स्क्वायर। ए के जगह में वी डी वी बाई डी एक्स, एम डी वी बाई वी। अच्छा टाइम गिवन है ना, तो अभी वी डी वी बाई डी एक्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम पे डिपेंडेंट है, तो डी वी बाई डी टी कर से ही जाना होगा। तो इसको लिख दो एम, ए के जगह में मैं थोड़ा हट जाता हूँ, इसको लिखो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर। ठीक है, अब एम डी वी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इस पे इंटीग्रेशन करो तो कितना से 0 से 10 ना। अब वेलोसिटी इनिशियली कितना था, 10 था, मैं वी नॉट लिख रहा हूँ इनिशियली, फाइनल कितना वी। ठीक है, लिख सकता हूँ वी नॉट का वैल्यू कितना है, अब बाद में पुट करता हूँ। ठीक है, एम डी वी बाई वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन पहले बना देता हूँ। इंटीग्रेशन क्या होगा, डी वी बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा डी वी बाई वी स्क्वायर यानी वी टू दी पावर -2 डी वी, तो इसका आएगा वी टू दी पावर -1 बाई -1 यानी -1 बाई वी आएगा। ठीक है, तो बस इसको पुट करने का यहाँ पे सीधा सीधा पुट करो, माइनस तो बाहर जाएगा 1 बाई वी, यहाँ पे माइनस के टी, टी पे लिमिट आएगा 0 to 10। इसको फिर से लिमिट पुट करना होगा, के टी होगा ना डी टी का, तो वी नॉट 10 है, ये वाला वी है, तो माइनस माइनस कैंसिल, एम को भी ऐसे रहने दो। कितना रहे अभी एनर्जी, एक सेकेंड, ये 1 बाई वी माइनस 1 बाई 10 मास दिया हुआ है, 10 to the -2 kg, के 10 माइनस 0 है ना, ये आएगा। अब यहाँ से एम का वैल्यू बिठा के वी का वैल्यू देख लो कितना आ रहा है, वी का वैल्यू आया तो इसका एनर्जी का वैल्यू लिख लो हाफ एम स्क्वायर, तो इससे फाइंड आउट कर लो, फिर होगा। थोड़ा देख लो कि वी का वैल्यू कितना आ रहा है, के से रिलेट करके देख लो वी का वैल्यू कितना आ रहा है, के से रिलेट करके देख लो कि वी का वैल्यू कितना आ रहा है। हो गया, वी का वैल्यू कितना आ रहा है, जल्दी निकालो वी का वैल्यू। एम का वैल्यू पुट कर देना 1/100, तो ये आ जा रहा है शायद 1/100, उधर जाएगा तो कितना 1000 के आ रहा है ना, वी का वैल्यू ऐसे ही कुछ आएगा शायद 1000 के प्लस 1/10 वी का, हाँ टू द पावर -1 है ना, ये आएगा टू द पावर -1 आएगा, ऐसे ही आना चाहिए। देख लो जल्दी से, देखो एक बार कैलकुलेशन करके बताओ कि कितना आ रहा है। आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 10 to the power -4
के क्या वैल्यू 10⁻⁴ आ रहा है, आ रहा है। देख लेता हूँ, वी का वैल्यू इतना ही आ रहा है ना, तो वी अगर इतना आ रहा है, एनर्जी हाफ mv², हाफ एम के जगह में कितना 1/100 और v² के जगह में इसका स्क्वायर है ना। वी नॉट नहीं, इसको इक्वेट करते हैं ना 1/8 v0² से। अच्छा, मास तो दोनों तरफ सेम ही है, मास को मैं ऐसे ही एम ही लिखता हूँ, ठीक है ठीक है। तो और एक काम कर सकता हूँ, इसको भी छोड़ो, इसको भी नहीं लिखने का। हाफ mv² इज इक्वल टू 1/m v0 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो m कैंसिल 4, सो v इज इक्वल टू कितना रहे v0/2 आ रहा है, हाँ v इज इक्वल टू कितना रहे v0/2। तो यहाँ पे v के जगह में v0/2 पुट कर दो, फिर देखो कि कितना वैल्यू आ रहा है। v0 का कितना वैल्यू था 10, तो 10/2 यानी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, हाँ। तो 1/5 v कितना है 5 ना, तो 5 इज इक्वल टू यहाँ से ही कर दो, 5 इज इक्वल टू 1000 के प्लस 0.1 ऐसे ही कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो 5, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है बस और कुछ नहीं। 0.5 इज इक्वल टू 1, सो 5000 के इज इक्वल टू 0.5, के का वैल्यू आ रहा है 1/10,000 यानी 10⁻⁴। यूनिट देख लो एक बार के का, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, तो और इसका कितना होगा मीटर² पर सेकेंड², तो इसका यूनिट आएगा kg पर मीटर। यूनिट भी देख लेना एक बार, kg पर मीटर आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझो, आसानी क्वेश्चन था, बस थोड़ा कैलकुलेशन लेने था। कैलकुलेशन दूसरा तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ, चलेगा। यहाँ से मैं v का बस वैल्यू फाइंड आउट करना था मेरे को, v का वैल्यू फाइंड आउट किया, वो वहाँ पे डाल दिया, वहाँ से मेरे को मिल जाएगा k का वैल्यू, ठीक है डन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जहाँ पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो। अब तक मैं जो भी करा रहा था वहाँ पे फ्रिक्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब चलते हैं फ्रिक्शन जहाँ पे इन्वॉल्व हो, ठीक है, और स्यूडो फोर्स इन्वॉल्व हो। फ्रिक्शन स्यूडो फोर्स मिला के करेंगे क्वेश्चन। पहले करता हूँ फ्रिक्शन का क्वेश्चन, उसके बाद करूँगा स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक ही फार्मूला एक ही है, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आएगा। तो यहाँ पे एक मास गिवन है m1, इसके साथ एक दूसरा वाला मास झूल रहा है, तो m2 झूल रहा है यहाँ पे, m2 m1। सो यू नीड टू फाइंड आउट the velocity of both the mass. You just need to find out the velocity of both the mass when these masses are moved a distance of L. When these masses are moved a distance of L, you need to find the velocity of both the mass if these masses are moved a distance of L. ठीक ठीक। तो कैसे करें अप्रोच, देखो मान लो कि यहाँ पे कोई क्या क्या फोर्स है देखना होगा। एक तो टेंशन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, लेकिन टेंशन और नॉर्मल के लिए वर्क डन क्या होगा 0, ठीक है। तो ग्रेविटी होगा। अच्छा, और एक चीज़ गिवन है, इसका म्यू गिवन है, म्यू। तो W ग्रेविटी प्लस W फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू डेल्टा के ही होगा, है ना।
तो ग्रेविटी कितना काम करेगा बोलो। ग्रेविटी काम करेगा, मान लो एल आ रहा है तो ये वाला कहाँ तक नीचे गया, m2। अभी दूसरा वाला मैं फिगर बना रहा हूँ, दूसरा वाला फिगर में क्या आ रहा है, मैं थोड़ा वाइट कलर वाला दूसरा वाला पोर्शन है, मान लो m1 यहाँ तक शिफ्ट हुआ और m2 नीचे यहाँ तक आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इतना। तो ग्रेविटी तो इस पर काम कर रहा है, ग्रेविटी के चलते डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पर m1 पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे इस तरफ काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, एंगल 90 डिग्री है। तो वर्क डन 90 डिग्री अगर होता है फोर्स, तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0। अब इसके लिए करो, m2 नीचे आएगा, m2g, l भी नीचे है, एंगल कितना है, cos 0, क्योंकि इस पर फोर्स काम कर रहा है m2g, इस पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, l, m2g भी नीचे है, l भी नीचे है, एंगल कितना, 0, m2g इंटू l cos 0 आएगा। अब फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है फ्रिक्शन। देखो नीचे इसका क्या लगता है, m1g लगता है, ऊपर नॉर्मल, फ्रिक्शन इधर, m1g और नॉर्मल के लिए भी वर्क डन 0 क्योंकि एंगल कितना है, 90 डिग्री। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू म्यू, एन का वैल्यू m1g, तो म्यू इंटू m1g। अब म्यू इंटू m1g ऑपोजिट डायरेक्शन पे काम करेगा, तो म्यू m1g इंटू एल, उसका एंगल कितना होगा, cos 180। क्यों cos 180 होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा है इसलिए। इजिकल टू क्या आना चाहिए, टोटल वर्क, टोटल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, 0 था, फाइनल कितना होगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू कितना, v का स्क्वायर। तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया होगा। तो अब ये टोटल जो भी आ रहा है इसको देख लो एक बार, ठीक है, ठीक है, डन। डन, v का वैल्यू आ जाएगा। तो यही था इसका अप्रोच। तो यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन लेके किया। अब जो मैं करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा और थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन। नहीं, पहले दूसरा वाला क्वेश्चन और एक स्प्रिंग और फ्रिक्शन का कर लेता हूँ, फिर मैं करूँगा स्यूडो फोर्स वाला, ठीक है। ठीक है, कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो तो बोलना मेरे को। तो ये वाला एक इंक्लाइन वेज है, यहाँ पे स्प्रिंग रखा हुआ है इस पोजीशन पे, एम। क्वेश्चन लिखो, मास इज वेल्डेड विद द लाइट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के, इसका स्टिफनेस वेल्डेड, मास इज वेल्डेड विद द लाइट स्प्रिंग of stiffness K. Initially the spring is relaxed. Initially the spring is stiffness K. Initially the spring is relaxed. Initially the spring is relaxed. Okay. द वेज इज, अच्छा यहाँ तो स्यूडो लगेगा फिर, द वेज इज हैविंग स्यूडो फ्रिक्शन, तीनों सारे सब कुछ लगेगा यहाँ पे, फ्रिक्शन लगेगा, स्यूडो लगेगा, स्प्रिंग लगेगा, सब कुछ, द ग्रेविटी सब कुछ। द वेज इज हैविंग एन एक्सेलरेशन ए एंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू। If the block moves through a maximum distance L, then find out the value of L. और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन इज मास इज वेल्डेड विद द स्प्रिंग. Initially the spring is relaxed and the wedge is having an acceleration A. Mu is given as mu k. If the block is moved through a maximum distance L, you need to find out the value of L. अब देखो
ये इधर की तरफ जा रहा है तो मान लो ब्लॉक यहाँ पे मूव किया, मान लो, ठीक है, ऊपर कितना एल। अब इस पे फ्री बॉडी बनाता हूँ, क्या क्या फोर्स काम कर रहा है वो देख लेता हूँ, ठीक है। तो बाकी का तो हो ही जाएगा, फोर्स बस देख लेना है। नहीं एडवांस नहीं, मेंस का ही क्वेश्चन है। एडवांस का क्वेश्चन 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के आता है, ये तो बस ओनली वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं। देखो स्यूडो फोर्स अगर ए कौन सी तरफ काम कर रहा है बोला है, इस तरफ ना, तो स्यूडो फोर्स कौन सा तरफ काम करेगा, ए में, एट एनी पोजिशन, लेट इट बी एनी पोजिशन। अब ये वाला थीटा है एंगल, ये भी थीटा है, ये गिवन है थीटा, ठीक है। तो थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा होगा, तो इसका ये वाला फोर्स कितना होगा, जिधर की तरफ थीटा उधर की तरफ क्या होता है कॉस, और उसका परपेंडिकुलर की तरफ क्या होगा, साइन होगा। जैसे ए इधर की तरफ था तो मैंने बस स्यूडो लगाया, स्यूडो उल्टा तरफ होता है, क्योंकि मेरे को अगर मैं बाहर से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, बाहर से एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं यहाँ बैठ के एनालिसिस कर रहा हूँ, मान लो यहाँ बैठ के एनालिसिस, बाहर से नहीं, मैं यहाँ बैठ के एनालिसिस कर रहा हूँ, तो वहाँ बैठे बैठे मैं क्या कर रहा हूँ कि उल्टा तरफ मैं एक्सेलरेशन डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को, मैं तो खुद स्टैटिक नहीं हूँ, मैं तो ए एक्सेलरेशन से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं वेज पे हूँ, तो वेज को मेरे को रेस्ट पे लाना है। तो अगर वेज को रेस्ट पे लाना है तो उल्टा तरफ, बॉडी को इक्विलिब्रियम में एनालिसिस किया जाता है ना, बॉडी जब भी इक्विलिब्रियम में हो तभी एनालिसिस किया जाता है। तो मैं उल्टा तरफ मैंने एम ए डाल दिया। एम जी कौन सा तरफ काम करता है, नीचे, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट भी लिख लो, कुछ लिखना है तो। द मास इज वेल्डेड विद द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मास उल्टा तरफ इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसका भी बनाता हूँ, इधर क्या है, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, एम जी कॉस थीटा काम करेगा, ऑपोजिट में एम जी साइन थीटा काम करेगा, ठीक है। और एक फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, और एक फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि पहले दिया हुआ क्या, रिलैक्स पोजीशन पे इनिशियली ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। तो मान लो कि एम जी साइन थीटा अगर बड़ा है तो एम जी साइन थीटा इसको क्या धकेलेगा, तो स्प्रिंग उल्टा तरफ फोर्स देगा, तो ये वाला फोर्स मान लो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, एफ एस पी, मैं मान लेता हूँ एफ एस पी, ठीक है। तो अब किस किस के लिए वर्क डन निकालना है वो पहले निकाल लेता हूँ वन बाय वन पहले। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कुछ दिया हुआ है, एल दिया हुआ है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस एल, मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस एल लिख दिया, ठीक है, एल लिख दिया। अब देखो वर्क डन ड्यू टू, पहले निकालता हूँ कौन सा वाला, ग्रेविटी। ग्रेविटी में एम जी कॉस थीटा के साथ एल परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। एम जी साइन थीटा के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो 180 यानी माइनस एम जी साइन थीटा एल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और स्यूडो का भी एक कंपोनेंट है एम ए साइन थीटा, उसके लिए भी कुछ नहीं होगा। तो दूसरा वाला कंपोनेंट कितना है, एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा और एल सेम ही डायरेक्शन पे, तो एम ए कॉस थीटा इंटू एल होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। अब फ्रिक्शन आ रहा है, अच्छा फ्रिक्शन मान लो कौन सा डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, इधर की तरफ मान लो, ठीक है। एक सेकंड में एक चीज़ देख लेता हूँ, कौन से डायरेक्शन पे जा रहा था स्प्रिंग, कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी दिया हुआ था क्या,
नहीं, सही है, सही है। फाइंड आउट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है ना। तो मैंने ग्रेविटी का निकाला है mg sin थीटा l, ठीक है। फ्रिक्शन के लिए फिर क्या काम करेगा बोलो। फ्रिक्शन नीचे की तरफ काम कर रहा है। फ्रिक्शन कितना काम करता है, पूरा टोटल म्यू mg cos थीटा प्लस sin थीटा पूरा होगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल फोर्स कौन सा डायरेक्शन पे है, ये वाला डायरेक्शन पे। नॉर्मल इजिकल टू क्या आ रहा है, ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा, दोनों को लिख दो। तो म्यू इंटू नॉर्मल, ओके, म्यू इंटू नॉर्मल इंटू एल कॉस 180। इसका मैं समझाता हूँ। देखो, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन पे काम कर रहा है, फ्रिक्शन नीचे, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर, बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, ठीक है। अगर बॉडी का, अच्छा एफ स्प्रिंग मैंने थोड़ा गलत दे दिया है। स्प्रिंग वाला फोर्स कौन सा होगा बोलो तो, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ होना चाहिए ना। हाँ, स्प्रिंग थोड़ा मैंने गलत दे दिया है, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्प्रिंग उसको उल्टा खींचेगा, ठीक है। अब सही है, हाँ, बॉडी अभी अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है, अब सही है, यही कन्फ्यूज़न हो रहा था, ठीक है। अब फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन नीचे की तरफ काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो म्यू इंटू एन, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू है म्यू इंटू एन। अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर तो म्यू इंटू एन एल कॉस 180, म्यू एन नीचे एल ऊपर एंगल 180, ठीक है। एन के जगह मैं क्या लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ही ना, इंटू एल कॉस 180 के लिए क्या लिखना है, माइनस, आगे की तरफ में एक माइनस भी डाल दिया, ठीक है। अब फ्रिक्शन के लिए हो गया। अब स्प्रिंग के लिए वर्क डन कितना होता है, -12 kx²। तो इनिशियली कितना था, 0। तो स्प्रिंग के लिए वर्क डन क्या होता है, W12 के इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर होता है ना। स्प्रिंग वाला वर्क डन पिछले दिन पढ़ाया था, 12 k इंटू इनिशियल स्क्वायर माइनस 12 k इंटू फाइनल स्क्वायर। फाइनल कितना है L, तो कितना आ रहा है -12 KL का स्क्वायर। तो W स्प्रिंग भी आ जा रहा है, ठीक है। स्प्रिंग भी आ गया, फ्रिक्शन आ गया, स्यूडो आ गया, ग्रेविटी आ गया, सारे सब कुछ आ गया। बस इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। एक सेकंड में देख लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। स्प्रिंग आ गया, स्यूडो आ गया, स्यूडो भी आ गया, ग्रेविटी आ गया, फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब तुमको सीधा सीधा फार्मूला लिखना है, W नेट इज इक्वल टू क्या, डेल्टा के ई। अब देखो, इनिशियली ये रेस्ट पे था, जहाँ मैक्सिमम पोजीशन होगा वहाँ भी रेस्ट पे ही होगा, ठीक है। इनिशियली रेस्ट पे था, जहाँ मैक्सिमम पोजीशन होगा वहाँ भी रेस्ट पे ही होगा। तो रेस्ट पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस कितना होगा, 0। फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना स्प्रिंग फोर्स। क्यों, इनिशियल माइनस फाइनल होता है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इनिशियल माइनस, कल तो करा था, एक्सटर्नल वाला फाइनल माइनस इनिशियल होता है, स्प्रिंग वाला इनिशियल माइनस फाइनल होता है। देखो एक बार, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इनिशियल माइनस फाइनल होता है, देख लो एक बार। -12 kx² होता है, फिर मैंने लिमिट पुट किया था, अपर लिमिट तो फाइनल था, मतलब माइनस होता है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स k/2 वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फाइनल माइनस इनिशियल होता है, लेकिन स्प्रिंग वाला इनिशियल माइनस फाइनल होता है। देख लो एक बार, मैंने कुछ ग्राफ ऐसा कुछ किया था नहीं। अच्छा अभी लिख लो, मैं ये चीज़ करवा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं कराता हूँ। फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है इनिशियल माइनस फाइनल का स्क्वायर, और एक्सटर्नल होता है फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर। शायद दूसरे बैच में पढ़ा दिया होगा, याद नहीं है, ठीक है। तो W नेट क्या होगा, फिर वैल्यू पुट करो, इसका ग्रेविटी का पुट करो, mg sin थीटा इंटू एल प्लस ma cos थीटा इंटू एल। एक सेकेंड,
माइनस म्यू एल एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा माइनस हाफ के एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एल का जो भी वैल्यू आएगा, आ रहे कुछ वैल्यू, एक एल तो कैंसिल ही हो जा रहा है क्योंकि इसमें एल स्क्वायर है, तो एक एल तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो बाकी का बस निकाल लेना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, मैं आंसर सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट कर लेना एक बार तुम लोग, ठीक है। यहीं से आएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ बस। एल इज इक्वल टू 2m बाई के ए कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। ये आएगा फाइनल रिजल्ट, ये आ रहा है, ठीक है। ये लिख लो, एक बार वेरीफाई कर लेना पूरा, ठीक है। तो वर्क का जो भी मतलब पोर्शन था वो तो हो गया। अब 2-3 चीज़ करना, एक सिंपल पेंडुलम वाला कैसे वो कराऊंगा, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक टाइम डिपेंडेंट फ्रिक्शन फोर्स का क्वेश्चन है वो कराऊंगा। तो ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ये तो, और पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पावर, ये सारे सब कुछ एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी पावर शायद और एक दिन लगेगा, और एक दिन में ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।